गुड मॉर्निंग, जोहार सभी को। एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच एक नए वीडियोज लेकर आया हूं, एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों से हमारे राज्य झारखंड में, पड़ोसी राज्य बिहार में एवं भारत में, या आप कह सकते हैं राजधानी दिल्ली में भी एक चर्चित नाम या चर्चित शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, ईडी। ईडी है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। आज मैं इन्हीं सी प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में ही आप सबों के बीच जानकारी साझा करने जा रहा हूं। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी बार बार उनसे पूछताछ के लिए समय ले रही है और कई तरह के तमाम चर्चे पूरे देश में आप सबों के बीच आ रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग ईडी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसी मंशा से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सबों को इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इससे जो भी जानकारी मैं आप सबों के बीच साझा करने जा रहा हूँ उसको याद करें, जानिए। और कभी भी इससे संबंधित प्रश्न अगर आता है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन इसके निदेशक हैं, कब इसकी स्थापना हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य है, तो इन सभी के बारे में आज सबों के बीच में एक जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। मित्रों, प्रवर्तन निदेशालय जो है, देख लीजिए, प्रवर्तन निदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ध्यान दीजिए, प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। और डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। तो यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन ये काम करती है, एक वित्तीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख होते हैं उसे हम लोग प्रवर्तन निदेशक के नाम से जाने जाते हैं, उस पद को प्रवर्तन निदेशक कहते हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। जिनके जो प्रमुख होते हैं वे विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख कहलाते हैं। विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख कहलाते हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, ये भी क्षेत्रीय कार्यालय निदेशालय के अधीन ये क्षेत्रीय कार्यालय काम करते हैं। और जिनके प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त निदेशक के नाम से जानते हैं। उस पद को संयुक्त निदेशक, उनके जो प्रमुख होते हैं उनका जो पद होता है वह ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। नाउ निदेशालय में, इस प्रवर्तन निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, यानी डेप्यूटी रीजनल जो ये या सब रीजनल ऑफिस भी बोल सकते हैं, जो कहाँ कहाँ है? भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत और शिमला। तो रांची में आप, हिनू में आप इसकी आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट रोड में रांची में इसकी सब रीजनल ऑफिस जो है वो रांची में भी स्थित है। अब हम लोग देखते हैं, और उसके प्रमुख क्या कहला, उसके प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपनिदेशक। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तन प्रमुख होते हैं, प्रवर्तन प्रमुख के होते हैं, विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख होते हैं, उसके नीचे संयुक्त निदेशक होते हैं जो क्षेत्रीय कार्यालयों में होते हैं। और निदेशालय के अधीन जो भी सब रीजनल ऑफिस हैं वहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर काम करते हैं, उसके प्रमुख जो होते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं। नाउ अब देखते हैं हम लोग, ये जो ईडी है इसकी स्थापना कब हुई और कैसे ये फंक्शंस में आया, कैसे ये प्रचलन में आया। तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को, तो ध्यान दीजिएगा, 1 मई 1956
को इसकी स्थापना हुई है। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई है, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1947 में जो फेरा एक्ट था उसके अंतर्गत जो भी विनिमय नियंत्रण विधियों का उल्लंघन करते थे उनको रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, इकोनॉमिक फंक्शन डिपार्टमेंट जो था, इकोनॉमिक वर्क डिपार्टमेंट जो था, उसके अधीन ही प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो यह राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है, राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, वो पहले किस विभाग के अधीन आता था? आर्थिक कार्य विभाग के अधीन काम करता था 1956 में। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना हुई तब यह आर्थिक कार्य विभाग के अधीन काम करता था, लेकिन आज यह राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, विधिक सेवा के एक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया होते थे। यानी उस समय विधिक सेवा के कोई भी अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में काम करते थे, उसके प्रमुख होते थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। यानी एक विधिक सेवा के प्रमुख होते थे जो प्रवर्तन निदेशक के रूप में काम करते थे। इसके अलावा आरबीआई से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी लेते थे ये, और साथ ही साथ विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से ये काम करती थी। और प्रारंभ में ये केवल मुंबई और कोलकाता में इसकी शाखाएं थी। दिल्ली में इसके हेड ऑफिस थी और मुंबई और कोलकाता में ही इसकी शाखाएं थी। लेकिन 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया। अब यह क्या हो गया? प्रवर्तन निदेशालय के रूप के नाम से यह जाना जाने लगा। और साथ ही साथ मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई, मद्रास में इसकी और एक शाखा खोली गई। यानी दिल्ली में हेड ऑफिस, मुंबई, कोलकाता, और 1957 में मद्रास में एक नई शाखा खुल गई। यानी 3 ब्रांचेज थी इसके। वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक वर्क मिनिस्ट्री से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर हस्तांतरित कर दिया गया। और चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के अधीन काम करती है, इसीलिए एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है वो राजस्व विभाग और किस मंत्रालय के अधीन होता है? वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। समय बदलता गया और फेरा जो 1947 में स्थापित हुआ था, बनाया गया था, वो उसे निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर फेरा 1973 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, फेरा 1947 में आया, देन फेरा को बदल करके 1973 किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते फेरा 1973 को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और 1 जून 2000 को यही फेरा किसमें बदल गया? FEA में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के नाम से जाना जाने लगा। ओके, बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून शोधन निवारक अधिनियम 2002, जिसे हम लोग PMLA, और ये बहुत चर्चा में है, PMLA बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1/7/2005 से PMLA को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। यानी अब यह फेमा को भी देखता है और साथ ही साथ PMLA से रिलेटेड चीजों को भी देखता है। तो इसके 2 मेन उद्देश्य है। फेमा से संबंधित कोई उल्लंघन हो रही है तो उसको उस पर ये देखती है, और PMLA जो 2000 है इस पर भी ये काम 2002 है, इस पर भी ये काम करती है। अब हम लोग आगे आते हैं इसके उद्देश्य। इसका उद्देश्य जैसे मैंने कहा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो फेमा 1999 था वो कब से प्रभावी हो गया? 1/6/2000 से प्रभावी हो गया। और इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच, यानी अगर कोई फेमा का उल्लंघन करता है, इसकी जांच तथा निपटान अब कौन करेगा? ED के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। यानी ED का एक प्रमुख कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? फेमा के उल्लंघन की जांच तथा उसका निपटान या उसका समाधान करना।
ठीक है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, यानी अगर कोई फेमा का उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति करता है या फर्म करता है, इकाई के रूप में कोई भी होता है और उसकी जितनी भी संलिप्त राशि रहती है उसके 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जाता है। यानी कोई भी फेमा का उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई इकाई हो, तो अगर इस तरह से उसकी जांच के दौरान यह पाया जाता है कि उसने उल्लंघन हुआ है, तो जो भी राशि होती है, जो भी राशि उसमें संलिप्त होती है, उसका 3 गुना आर्थिक दंड के रूप में लगाया जाता है। अगला देखते हैं पीएमएलए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। तो जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह पीएमएलए में अधिसूचित 28 कानूनों, ध्यान दीजिए पीएमएलए में कितने कानून अधिसूचित है, 28 कानूनों, 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है। अगर ऐसा पाया जाता है कि पीएमएलए में जो अधिसूचित 28 कानून है एवं 156 धाराओं में से जो भी दंडित अपराध के फलस्वरूप अर्जित किया गया है, उस तरीके से अर्जित किया गया है, तो क्या होता है, उसके बाद उसका शोधन लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, तो उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप में जब्त किया जाता है और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है और कभी कभी ऐसी स्थिति में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है, तो वैसे व्यक्ति को या संस्था को पनिशमेंट या सजा भी हो सकती है। तो ये 2 काम बहुत बेसिक काम हो गया। उसके बाद देखते हैं उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस 31/5/2000 तक जारी किए गए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31/5/2002 के बाद का न्यायालय में दायर किया गया है और न्यायालय न्यायसंगत फैसला करते हैं, ये न्यायालय है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यायालय है ये, और ये भी न्यायालय है, ठीक है, यहाँ न्यायालय में दायर किया गया था और न्यायालय न्यायसंगत फैसला करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 न्यायसंगत फैसला होती है। नेक्स्ट आ जाइए, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974, यानी कोफेपोसा के प्रत्यायोजित मामलों के संबंध में फेमा का उल्लंघन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में भी ईडी कार्रवाई करती है। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कोफेकोसा का फुल फॉर्म क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा ये कब है, 1974। तो इसके अधीन ये भी अगर कोई ऐसा मामले आते हैं तो उसको भी ईडी देखती है। अगला देखते हैं, पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्ययन के संबंध में अन्य देशों को सहयोग उपलब्ध कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्त करना। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा होता है कि कोई पीएमएलए प्रावधान के अंतर्गत कोई धन शोधन विदेशों में भी किया है, तो ऐसे में ईडी क्या करती है, सहयोग करती है, उस देश को सहयोग करती है और जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना होता है वो उपलब्ध कराती है और उस मुद्दों पर उस देश को सहयोग करती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है किन किन मुद्दों पर, किन किन चीज़ों पर कार्य करती है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, ये कैसे फंक्शंस करती है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, 1956 में ये बना था और किस तरह से ये आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत सबसे पहले था और बाद में ये राजस्व विभाग के अंतर्गत शिफ्ट हुआ, ये सभी हमने आपको देखा। एक बार बार चर्चा में अभी है धन शोधन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। धन शोधन, तो धन शोधन क्या है, धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना। ध्यान दीजिएगा, धन शोधन को या मनी लॉन्ड्रिंग को एकदम सामान्य भाषा में ही समझिए कि आपने कोई भी धन संपत्ति काले या अवैध तरीके से कमाया है और उस धन को आपने क्या किया, वैध बना दिया। यानी अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला को ही हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, देख लीजिए करप्शन, लेखांकन में गड़बड़ी के द्वारा या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित
है ना, अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। काले धन को वैध बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इस पर हम लोग को बात नहीं करनी है, और इसका विस्तार सरल से लेकर जटिल आधुनिकतम तकनीकों के रूप में हो सकता है। यानी सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी तरीके से अवैध तरीके से आपने धन संपत्ति अर्जित किया है और उसको वैध बना लिया है। यानी वैध बनाने का बहुत तरह तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये वो अब धन कैसे कमाए हैं, या तो नशीली दवाओं के सौदेबाजी या भ्रष्टाचार करप्शन से, या लेखांकन में गड़बड़ी करके, या अन्य प्रकार के किसी भी तरीके से धोखाधड़ी कागजातों में हेर फेर करके अगर आप इस तरह से संपत्ति अर्जित किया है और उसको वैध बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईडी का जो अभी वर्तमान में चीफ कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, ईडी के जो चीफ संजय कुमार मिश्रा थे, उनका कार्यकाल यानी 15 सितंबर को समाप्त हो गया। यानी ईडी के जो चीफ थे, प्रवर्तन निदेशक जो प्रमुख थे, उनका कार्यकाल 15 सितंबर को समाप्त हो गया और उनकी जगह में विशेष निदेशक जो राहुल नवीन थे, ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त या नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में राहुल नवीन ही ईडी के प्रमुख हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके प्रमुख या हेड ऑफ दिस ईडी कौन है? राहुल नवीन है। राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं और बिहार के रहने वाले हैं। और विशेष निदेशक के अलावा ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और इस तरह से ये जो कार्यवाहक निदेशक के रूप में जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जब तक कि औपचारिक रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक यही कार्यवाहक निदेशक के रूप में जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं आप सबों के बीच ईडी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष लेकर आया और इसमें मैंने यह प्रयास किया कि ईडी के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं, ज्ञान के रूप में या नॉलेज संवर्धन में आपकी वृद्धि कर सकती है, उन सबको मैं लेकर आया हूं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि यह जानकारी आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी की ओर से जय हिंद, जोहार।